हेलो प्यारे लाडलो, स्वागत है आप सभी का आज की शानदार जानदार और धुआंधार इंटरेक्शन में इसलिए कहूँगा क्योंकि आज अपन थोड़ी सी बात करेंगे और आपको एक पेपर सॉल्यूशन भी करवाएंगे। क्योंकि लाडलो के बार बार फ़ोन आ रहे थे कि सर एक बार यूनिवर्सिटी का पेपर जरूर सोल्व करवा दें, क्योंकि बहुत सारे लाडलो तक तो पहुँच चुके हैं, बहुत सारों ने तो कर भी लिया है। तो जिन्होंने कर लिया उनको तो बधाई हो, और जिन्होंने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि बाद में कहें कि एल्यो होगी गड़बड़ तो उससे तो बढ़िया ही है ना कि अपन एक बार पहले पेपर सॉल्यूशन करके जाएं। और मैं आपको ये कहूँगा कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने की संभावना तो रहती है। इसके साथ में एक संभावना ये भी है कि उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो यूनिवर्सिटी के अंदर पहले से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सेम क्वेश्चन या तो रिपीट हो जाए या उस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ये हर बार अपने को लगभग देखने को मिलता है। ठीक है, और इस बार भी पूरी पूरी संभावना रहती है। और अगर लाडलोपन देखेंगे कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं एक सब्जेक्ट में से, तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो उसी पैटर्न पे आते हैं, उन्हीं टॉपिक से आते हैं, या पिछले जो क्वेश्चन आए हुए हैं या तो हो सकता है कि किसी दूसरे स्टेट के एग्जाम में आए हुए हों, या अपने राजस्थान में जो एलएसए की एग्जाम हुई थी उनमें आए हुए हों, या अपने यूनिवर्सिटी के जो पेपर हैं उनमें आए हुए हों। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चनों से 6 से 7 क्वेश्चन तो लगभग उन्हीं टॉपिक से या उन्हीं क्वेश्चन वो के सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो कम से कम ये 6 से 7 क्वेश्चंस का तो अपने को पूरा 8 क्वेश्चन तक भी हो सकते हैं, ये तो अपने को पक्का करना ही करना है। एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नए पैटर्न पे आ सकते हैं, तो उसके लिए आपने धुआंधार तरीके से थ्योरी पढ़ी रखी होगी। ये थोड़ी सी बात मैं आप क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अपना ये जो पेपर करवाने का उद्देश्य पता लगे, और पेपर करवाने का या पेपर देखने का अपने को पता लगे कि पेपर अपन कर ही क्यों रहे हैं, देख क्यों रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको 10 के 10 सब्जेक्ट के यूनिवर्सिटी के पेपर सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, आप जो भी चाहते हो कि सर नेक्स्ट पेपर ये होना चाहिए, ठीक है, अब सबकी इच्छा होती है ना कि सर मेरे को ये पेपर थोड़ा हार्ड लगता है, या ये सब्जेक्ट मेरे को थोड़ी हार्ड लगती है, या थोड़ा कम बैठता है, इसको मैं थोड़ा पहले करना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में जैसे जैसे एग्जाम पास आने वाली है, बिल्कुल ही पास में आने वाली है, तो बाद में लोड बढ़ जाता है। तो बाकी तो मैं बाद में कर लूँगा, लेकिन एक बार सर आप पहले ये पेपर करवा दो तो मैं वो पेपर भी करवा दूंगा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लाडलो, मैं आपके लिए हर सब्जेक्ट के 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे लेके आने की कोशिश करूंगा, ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, और जो भी हर्ष सर से और डॉक्टर डीएस सर, आप उनकी भी मदद ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत धुआंधार तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और अभी भी वो कह रहे हैं, अभी भी आपके लिए वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को तैयार करके, ठीक है, कि डॉक्टर डीएस सर से, डॉक्टर हर्ष सर से और मैं, हम तीनों मिलके एक ऐसा हर सब्जेक्ट के लिए 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे तैयार करने की कोशिश करेंगे जो आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उनमें से आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। खैर वो क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे, लेंदी इसीलिए लाडलो क्योंकि उन 50-60 क्वेश्चन में अपन हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ढालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो पेपर आप सॉल्यूशन भी कर सकते हो उस पेपर का, कि पहले अपन खुद आंसर लिख लें कि क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप उनको देख भी लो, उनको पढ़ के भी जाओ, वो भी इंपॉर्टेंट मतलब अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो बाद में कुछ कहने को बचेगा नहीं कि सारा काम गड़बड़ हो गया, सारा माहौल खराब हो गया, काश हम पढ़ जाते। बेटा मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ कि काश वर्ड अपने को रखना ही नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि काश वर्ड रहे, बाद में तुम कहो कि सर मामला सारा गड़बड़ हो गया, आपने बताए थे काश वो पढ़ जाते, काश वो एक क्वेश्चन सही हो जाता, काश हो जाता। बेटा तो इसीलिए अपने को कल अपन एक नई सब्जेक्ट लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले आप चाहते हो तो अपन गायनेकोलॉजी से स्टार्ट कर देते हैं, कि सबसे पहले अपन गायनेकोलॉजी के आपके 60 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट लेके आएंगे जिसमें लगभग पूरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो आज तक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए हुए हैं टॉपिक हैं, या किसी बाहर के स्टेट के एग्जाम में आए हुए टॉपिक हैं, या अपने राजस्थान में आए हुए एग्जाम के अंदर आए हुए टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या इन क्वेश्चन के आसपास जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें करवा दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये करवाने का मजा तभी आएगा जब आपका सपोर्ट बढ़िया होगा, क्योंकि लाडलो इतनी मेहनत करें, ठीक है, और आपको दे भी नहीं पाए, सही तरीके से पहुंचा भी नहीं पाए, तो उसका फिर मजा नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पूरे क्वेश्चंस देखने अपन कल, और जो भी अगर आपकी इच्छा है कि सर एक बार इसके क्वेश्चन आप पहले करवा दो, इसे क्वेश्चन बाद में करवाना है, इसका गैस पेपर, एक तरीके से वो गैस पेपर ही होगा। गैस पेपर मतलब कि जिन क्वेश्चनों के आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी वो क्वेश्चन आप तक हम पहले ही पहुंचा देंगे एग्जाम से पहले ही। ठीक है, हाँ थोड़ी हो सकता है आवाज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही हो, पर कोई दिक्कत नहीं लाडलो, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे तक कैसे भी वो क्वेश्चन पहुँचाएँ, अच्छे क्वेश्चन पहुँचाएँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँचाएँ, ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट पहुँचाएँ, ज़्यादा ज़्यादा तुम्हारी हेल्प कर पाएँ। ठीक है, वो हमसे यही हो सकता है। तो
मैं अभी बैठा हूँ यहीं पे, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट पहुँचा दूँ। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, एंड तक अपने को वीडियो देखनी है। और जो लाडले इस पे नए आए हैं चैनल पे, उन सबको इसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अगला वीडियो डालूंगा जब अपने सब्सक्राइबर 3500 से ऊपर चले जाएंगे। 3500, हर 500 सब्सक्राइबर पे आपको एक शानदार वाला गैस पेपर दूंगा मैं, ठीक है, जिसके अंदर डॉक्टर हर्ष सर और डॉक्टर DS सर, हमारे लाडले दोनों सरों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं आपके लिए, और मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए तैयार। क्योंकि लाडलो अंत तक आपको साथ लेके चलना है, तो करते हैं अपन बिना टाइम गवाए एक बार यूनिवर्सिटी पेपर कर लेते हैं। उसके बाद कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस करवाएंगे, या अपन कहते हैं गैस पेपर करवाएंगे कल गायनेकोलॉजी का। इसके अलावा जो भी आप चाहते हो कि सर पहले इसका गैस पेपर करवाओ या इस सब्जेक्ट का गैस पेपर करवाओ, वो आप कमेंट में मेरे को करके बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो फटाफट एक बार स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। तो ये आपको पता ही है कि ये तो नींदों में बता दोगे आप कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है लिक्विड नाइट्रोजन का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है स्ट्रा को काम में लेते समय कौन सी सील काटनी चाहिए। तो बेटा स्ट्रा को जब भी देखो, इसके अंदर लिखा हुआ भी है कि जब भी अपन स्ट्रा की सील काटते हैं तो इसके अंदर अपन लैब एंड काम में लेते हैं। कौन सा एंड काम में लेंगे अपन? लैब एंड इसके अंदर अपन काम में लेते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। लैब एंड समझते हो ना? हाँ, लैब एंड बेटा वो होता है जो लैब के अंदर ही पैक करते हैं अपन। एक होता है फैक्ट्री सील होती है, एक होती है लैब सील। फैक्ट्री सील तो पहले से ही पैक आती है, लैब सील अपन लैब के अंदर पैक करते हैं। समझ गए बात को? नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, मध्य चक्र की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो मध्य चक्र की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं पता आपको? प्रोइस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस, ठीक है। प्रोइस्ट्रस का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं कि प्रोइस्ट्रस ब्लीडिंग किस में होती है, पता है आपको? मेटिस्ट्रस ब्लीडिंग किस में होती है? देखो बेटा ये अपन सिर्फ यूनिवर्सिटी के पेपर नहीं करेंगे, इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट गायनी के जो आसपास के क्वेश्चन है वो भी बताते चलूंगा मैं साथ आपको। इसीलिए क्योंकि आपने थ्योरी बढ़िया से पढ़ ली है, ठीक है, थ्योरी का रिवीजन फिर भी आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और साथ साथ इंपॉर्टेंट जो हम क्वेश्चन देंगे आपको, वो क्वेश्चन आपको करने, वो छोड़ के नहीं जाने बेटा। नहीं बाद में आके मेरे को मत बोलना कि गुरुजी होगी गड़बड़, हो गया सत्यानाश। ले सत्यानाश अपने को होने ही नहीं देना है। होने देना है क्या? नहीं होने देना। अरे लाडलो धमाल मचा देंगे, ताबड़तोड़ धमाल मचा देंगे, तुम तो विश्वास रखो बस, ठीक है। तो प्रोइस्ट्रस ब्लीडिंग किस में होती है, मेटिस्ट्रस ब्लीडिंग किस में होती है, ईस्ट्रस में ओव्यूलेशन किस किस में होता है, ठीक है, मेटिस्ट्रस अवस्था के अंदर ओव्यूलेशन किस में होता है। वैसे सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा मैं अगली क्लास में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आप तैयारी साथ साथ में रखो। नेक्स्ट क्या है? घोड़ियों में मध्य चक्र। तो घोड़ी में मध्य चक्र कितने दिन का होता है? इसमें लिखा हुआ आपके सामने 21 दिन में होता है। तो आप घोड़ी कह दो, सुअरी कह दो, गाय भैंस 21 दिन होता है, ऊँटनी में 23 दिन होता है, सब पता है आपको। भेड़ में 17 दिन, बिल्कुल सही कह रहे हो। और बकरी में कितना दिन होता है? हाँ, 19 से 20 दिन, ठीक है बेटा। अपन सारे इन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन के साथ साथ अपन आसपास के सारे क्वेश्चन कर लेंगे साथ साथ में। तो आपको एंड तक बने रहना है, ध्यान से देखना है, पता नहीं कौन सा टिक जाए एग्जाम में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन की भैंस में। अच्छा, उससे पहले अपना क्वेश्चन है कि सुअर के अंदर वीर्य का आयतन। तो पता है अपने को सबसे ज्यादा वीर्य का आयतन अगर पूछ ले तो भी आपको सुअर करना है। कितना आयतन होता है? 250 ml होता है। सबसे कम वीर्य का आयतन पूछ ले तो रैम करना है 1 ml। सांद्रता कितनी होती है रैम में? हाँ, 3000 मिलियन पर ml होती है, यानी 3000 मिलियन। यानी सबसे ज्यादा सांद्रता भी किसमें होती है? रैम में। और सबसे कम वीर्य किसमें होता है? वो भी रैम में होता है। यही बात है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि भैंस में गर्भकाल कितना है। तो भैंस में गेस्टेशन पीरियड 310 दिन होता है, गाय में 280 दिन होता है, ठीक है। घोड़ी में कितना होता है? 340 दिन, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऊँटनी में कितना होता है? 390 दिन, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसका मतलब पता है तुम्हें सारी चीजें, ठीक है। अगला क्या है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए सबसे उपयुक्त समय। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए अगर ऑप्शन में आए ईस्ट्रस तो पहले तो ईस्ट्रस कर देंगे। अब ईस्ट्रस में भी पूछे कि कब, तो आप कर दोगे मिड ईस्ट्रस, कि एकदम ईस्ट्रस के बीचों बीच, या तुम कह दोगे मिड हीट, मिड ईस्ट्रस, ठीक है। या तुम कह दोगे कि ईस्ट्रस शुरू होने के 12 से 18 घंटे में या 10 से 12 घंटे के आसपास, मतलब 12 घंटा मोटा मोटा सा मानो तुम, मिड हीट के आसपास, क्योंकि 12 से 24 घंटे का होता है ईस्ट्रस साइकिल, तो 12 घंटे के आसपास। या आपको पूछ ले कि कब, तो तुम कहोगे मिड टू लेट हीट, ठीक है। या तो मिड हीट आएगा ऑप्शन में, अगर मिड हीट नहीं आए, ऐसे आए कि अर्ली हीट यानी जल्दी हीट में, ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि मिड टू लेट हीट, मिड हीट के बाद में। समझ गए बात को? चलो अगला है कि प्लेसेंटा के अंदर 3 झिल्लियां कौन कौन सी होती हैं। तो आपको पता ही है, एमनियोन होती है, दूसरी अपन ने दे रखा है इसमें
कोरियन होती है, तीसरी आपको पता है कि इसके अंदर कौन सी दे रखी है, एलेंटोइस हो रखी है। योग सैक होती है लेकिन उतनी वो प्रोमिनेंट नहीं होती, या अवशेषी रूप में होती है, इसलिए अपन मेन 3 झिल्लियां ही मानते हैं, योग सैक को इंपॉर्टेंट नहीं मानते। नेक्स्ट है गेस्टेशन पीरियड ऑफ कैमल, तो अपने को पता है गेस्टेशन पीरियड कैमल का कितना होता है, 390 दिन होता है, जो अपने भी थोड़ी देर पहले ही बात कर ली थी। और घोड़े के अंदर वीर्य का आयतन, तो बेटा घोड़े के अंदर पूछ ले तो अपन कहेंगे 80 ml, सांड के अंदर पूछ ले तो, हाँ क्योंकि इस टॉपिक से पूरे, अब वीर्य का आयतन किसी का पूछ सकता है, वो गेस्टेशन पीरियड वो किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है, कंसेंट्रेशन वो किसी की पूछ सकता है। तो अब वीर्य का आयतन देखो ऊपर पूछा हुआ, उसने किसका पूछा था, ऊपर ने सुअर का पूछा था, नीचे पूछ लिया घोड़े का, सांड का पूछ लिया तो 5 से 6 ml कह दोगे, रैम का पूछ लिया तो 1 ml कह दोगे, ठीक है, किसी का पूछ लो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फिर अपन करते हैं नेक्स्ट बात, और नेक्स्ट के अंदर चलो तो अगला है, हाँ तो मेसिरेटेड भ्रूण अवस्था में किसका डिस्चार्ज होगा। अरे मेसिरेशन का मतलब लाडलो होता है कि जो भ्रूण होता है वो सड़ जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं भ्रूण का सड़ना क्या कहलाता है, तो तुम्हें करना है मेसिरेशन। अगर पूछ ले भ्रूण का सूखना क्या कहलाता है, तो तुम कहोगे मम्मीफिकेशन, ठीक है। और मेसिरेशन में क्या हो जाता है कि भ्रूण सड़ जाता है, सर्विक्स खुल जाती है, कार्पस ल्यूटियम हो भी सकती है और कार्पस ल्यूटियम नहीं भी हो सकती, ठीक है, और मवाद बढ़ जाती है पूरे के पूरे भ्रूण की, ठीक है, और मवाद बाहर निकलने लग जाती है। तो इसके अंदर क्या बाहर आएगी, पस बाहर आएगी या मवाद बाहर आएगी, पस डिस्चार्ज होगा, मवाद का डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ये इसलिए बात कर रहे हैं बेटा क्योंकि इस टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन भी उठा सकता है। जो टॉपिक इसमें दे रखा है या जिस टॉपिक से इसमें क्वेश्चन उठा रखा है उस पूरे टॉपिक को ही ढंग से देखना है अपने को, क्योंकि पूरी संभावना है बेटा, जब अपने को पता है अब है सिलेक्टिव पढ़ाई, ठीक है, बढ़िया तो तुमने कर ही ली पूरी, तो ठीक है, तो अपन को सिलेक्टिव तरीके से बच्चे से पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट बात है ऑक्सीटोसिन हार्मोन किससे निकलता है, तो दो बात है बेटा, अगर आपको पूछ ले ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण कहां होता है तो आप कहोगे हाइपोथैलेमस में, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण कहां से होता है तो आप कहोगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन गायों में गर्भकाल, तो अपन ने पहले बात करी थी कितने दिन होता है, 280 दिन होता है गायों में गर्भकाल। गायों में क्या अपन ने सभी जानवरों की बात कर ली थी। चलो नेक्स्ट अपन बात करें, हाँ ये रुक नहीं रहा, चलो रोक देंगे इसको। हाँ ये बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार बार आया हुआ है, पता नहीं इसको ट्राइकोमोनास से इतना क्यों लगाव है, ठीक है। तो ट्राइकोमोनास के अपन हर एक बात कर लेंगे। देखो पहला तो इसमें क्या है कि गायों में ट्राइकोमोनियसिस के कारण गर्भपात किस अवस्था में होता है, तो गर्भ का पात होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी पहले 3 माह के अंदर, या 2 से 4 माह ऑप्शन में मिल जाए तो आपको 2 से 4 माह ही करना है। 2 से 4 माह का एवरेज कितना हो गया, 3 माह ही आ गया, तो 3 माह के अंदर अंदर हो जाएगा, या 2 से 4 माह के अंदर हो जाएगा, या तुम कह दोगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाएगा। इसके लक्षण अगर तुम्हें मिलेंगे तो इसके लक्षण में बेटा ट्राइकोमोनियसिस का बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम देखोगे यूनिवर्सिटी में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ट्राइकोमोनियसिस के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है। अर्ली एम्ब्रियोनिक मतलब, अर्ली मतलब जल्दी, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, यानी जल्दी ही भ्रूण की डेथ हो जाती है। तो यही तो बात कह रहे हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही गर्भपात हो जाता है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी भ्रूण की डेथ हो जाती है। तो एक तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है, दूसरा इनफर्टिलिटी हो जाती है। इनफर्टिलिटी मतलब कि आगे भी जानवर ज्ञापन होने की संभावना कम हो जाती है, ये भी इसी का लक्षण है, ठीक है। पोटैटो सूप लाइक पस, पोटैटो सूप जैसी इसके अंदर पस आने लग जाती है, तो तुम समझ जाओ, अरे बिल्कुल समझ जाओ कि मामला किसका है, ये ट्राइकोमोनियसिस का ही है। और लाडलो ये प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोटोजोआ से फैलती है। और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा ये जो डिजीज है वो वेनेरियल है। वेनेरियल का मतलब क्या होता है, ये समागम से फैलती है। कई बार पूछते हैं कि वेनेरियल प्रोटोजोअल डिजीज कौन सी है, तो वेनेरियल प्रोटोजोअल डिजीज भी यही है, मतलब समागम से फैलने वाली प्रोटोजोअल डिजीज भी ट्राइकोमोनियसिस ही है। अगर आपको पूछ ले कि बैक्टीरिया से फैलने वाली वेनेरियल डिजीज कौन सी है, मतलब बैक्टीरिया से फैलने वाली ऐसी कौन सी डिजीज है जो समागम से फैल जाए, तो तुम कर दोगे कैंपाइलोबैक्टीरियोसिस या विब्रियोसिस, क्योंकि बेटा 2 ही वेनेरियल डिजीज होती हैं, ठीक है। वेनेरियल डिजीज मतलब 2 ही ऐसी डिजीज होती हैं जो समागम से फैलती हैं, और दोनों डिजीज कौन कौन सी हैं, एक डिजीज तो है ट्राइकोमोनियसिस और एक है कैंपाइलोबैक्टीरियोसिस, जिसको अपन विब्रियोसिस भी कह सकते हैं। समझे बात को, हाँ सारी बातें समझ गए ना इसके आसपास की। हाँ तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए लपेट दोगे ना, तो इसीलिए कह रहा हूँ बेटा वीडियो पूरा देखना है, ठीक है, क्योंकि लाडलो मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम तुम समझो तो सही, ताकि तुम सही तो क्वेश्चन करके आओ। वरना मैंने यहाँ पूरा मेहनत करके वीडियो डाल दिया, बाद में पता लगा तुम क्वेश्चन गलत करे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कराओगे तुम सही।
सीओडी के उपचार के लिए, सीओडी का मतलब होता है सिस्टिक ओवेरियन डीजनरेशन। सिस्टिक ओवेरियन डीजनरेशन का मतलब होता है कि ओवेरी के ऊपर सिस्ट बन जाए। सिस्ट बन जाए मतलब या तो फोलिकुलर सिस्ट बन जाए या ल्यूटियल सिस्ट बन जाए। ठीक है, तो ये सिस्ट वाली कंडीशन के अंदर अपन जीएनआरएच यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने पूछा है पेप्टाइड हार्मोन। और पेप्टाइड हार्मोन क्यों? अगर तुम कहो गुरुजी ल्यूटियल सिस्ट में तो पीजीएफ-अल्फा लगाते हैं, लेकिन बेटा पीजीएफ-अल्फा तो लिपिड हार्मोन है। फोलिकुलर सिस्ट के अंदर अपन यूज कर सकते हैं जीएनआरएच यूज कर सकते हैं, एलएच यूज कर सकते हैं, लेकिन इसने पेप्टाइड हार्मोन का नाम लिया और पेप्टाइड हार्मोन के नाम से क्या आ जाएगा? जीएनआरएच आ जाएगा। क्योंकि पेप्टाइड हार्मोन तो क्या है? जीएनआरएच है, जो एफएसएच की तरह भी काम करेगा और एलएच की तरह भी काम करेगा, यानी दोनों का श्रावण करवाएगा ये। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें जीएनआरएच आएगा। और जीएनआरएच निकलता कहां से है? हाइपोथैलेमस से। नेक्स्ट है शल्य क्रिया द्वारा बच्चे का प्रसव करवा देंगे तो सिजेरियन बोलते हैं। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ना कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात है। वर्षण का सूजन, बेटा सूजन सारी इंपॉर्टेंट है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जितनी भी सूजन है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है। सारी इंपॉर्टेंट कैसे हैं? अगर मैं आपको कहूँ कि वर्षण की सूजन, तब तो तुम कह दोगे ओरकाइटिस। साथ साथ बोलते रहो तुम मेरे, अगर तुम्हें पहले से पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ कि अगर मैं तुम्हें कहूँ ग्लास पेनिस की सूजन, तो बेलेनाइटिस, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं तुम्हें कहूं प्रीप्यूस की सूजन, पोस्थाइटिस, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं तुम्हें कहूं कि ग्लास पेनिस और प्रीप्यूस दोनों की सूजन, तो तुम क्या कह दोगे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात भी तुम सही कह रहे हो कि बेलेनोपोस्थाइटिस कहते हैं इसको। ठीक है, तो सूजन मतलब समझ गए सारे में। एपिडाइमस में जाएगी तो एपिडाइमाइटिस कह देंगे, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं कि गाय में ताव में आने के कितने घंटों में, यानी 10 से 12 घंटे के अंदर। गाय जैसे ताव में आई उसके 10 से 12 घंटे बाद अपन उसकी एआई कर देते हैं। ठीक है, यानी 12 घंटे के आसपास उसकी एआई कर देंगे अपन। मोटा मोटा सा ऑप्शन में देख लो तो कि 12 घंटे किस में आ रहे हैं? 12 घंटे के आसपास अपन उसके अंदर एआई करते हैं, यानी मिड हीट के अंदर अपन एआई करते हैं। ठीक है, अगला क्या है? गाय में गर्भावस्था के अंतिम अवस्था में नॉन हार्मोनल उत्पाद प्रसव प्रेरित करवाने में काम में लेते हैं। मतलब ऐसा हार्मोन तो नहीं यूज करेंगे, जैसे हार्मोन तो अपन पीजीएफ-अल्फा यूज कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरे हार्मोन ईस्ट्रोजन हार्मोन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है कि हार्मोन यूज नहीं करना। ठीक है, और प्रसव क्रिया हो जाए तो बेटा डेक्सामीथासोन। क्यों? डेक्सामीथासोन स्टीरॉयड हार्मोन होता है जो प्लेसेंटा के ऊपर जाके काम करेगा, और प्लेसेंटा से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं, प्लेसेंटा से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है, उस प्रोजेस्टेरोन को वो ईस्ट्रोजन में बदल देगा। और जब प्लेसेंटा से जो प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है उसको ईस्ट्रोजन में बदल देगा, तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी क्या? नहीं रहेगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो चुका है। ठीक है, इसीलिए डेक्सामीथासोन अपन यूज कर सकते हैं। ये नॉन हार्मोनल दवाई है एक तरीके से, स्टीरॉयड दवाई तो है ये, स्टीरॉयड औषधि तो है ये। अगला फ्रेंच मिनी स्ट्रा। बेटा आपको तीनों स्ट्रा का ध्यान रखना है, फ्रेंच लार्ज का भी, फ्रेंच मिडी का भी और फ्रेंच मिनी का भी। अब फ्रेंच मिनी का सबसे ज्यादा इसीलिए पूछते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा भारत में काम में ली जाने वाली स्ट्रा कौन सी है? फ्रेंच मिनी स्ट्रा है, जिसके अंदर वॉल्यूम बात करें तो 0.25 ml होता है। फ्रेंच मिडी के अंदर 0.5 ml होता है और फ्रेंच लार्ज के अंदर 1.2 ml होता है। मानेंगे कि नहीं मानते? ठीक है, और जर्मन के अंदर होता है 0.4 ml। तो ये अपना नेक्स्ट पेपर हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले की, थर्ड की। हाँ, नेक्स्ट इसके अंदर है कि मिथ्या गर्भधारण की अवस्था किसमें पाई जाती है? तो मिथ्या गर्भधारण यानी शूडो प्रेगनेंसी। अब बेटा देखो, शूडो प्रेगनेंसी ऑप्शन के हिसाब से करना है। शूडो प्रेगनेंसी बिच में भी पाई जाती है, शूडो प्रेगनेंसी गोट में भी पाई जाती है, और शूडो प्रेगनेंसी कैट में भी पाई जाती है। अगर तीनों ऑप्शन आ जाए तो तीनों सभी सही करने हैं। ठीक है, या बिच, गोट और कैट, इन तीनों में से एक ऑप्शन आए तो उस हिसाब से अपन वो ऑप्शन कर देंगे। समझ गए? अगला क्या है कि गायों में के दौरान ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा ताव की अवस्था की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। तो बेटा प्रसव अवस्था में। या तो ईस्ट्रोजन हार्मोन कब बढ़ेगा? जब जानवर हीट में है, क्योंकि हीट के सारे लक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीट के लक्षणों के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? ईस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, और उससे भी कई गुना ईस्ट्रोजन हार्मोन कब बढ़ता है? जब प्रसव की क्रिया हो रही होती है, तो इसमें प्रसव आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्या है कि ब्याने में जब पश्चपाद पहले बार आ जाते हैं, तो ब्याने में अगर अग्रपाद पहले बार आ रहे हैं तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन हो गई, और अगर पहले पश्चपाद बाहर आ रहे हैं तो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन हो गई। और अगर आपको पूछ ले कि सही प्रेजेंटेशन या सामान्य प्रेजेंटेशन कौन सी है, तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन कह दोगे। ठीक है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन सामान्य प्रेजेंटेशन नहीं है।
समझ गए बात को। चलो ये थोड़ा सा अपन इसलिए भी हल्का सा तेज ले रहे हैं बेटा। बोलो गुरुजी तेज तो कहाँ ले रहे हो, इतना तो समझा रहे हो। अरे इतना समझाने से मामला नहीं बैठता लाडलो, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बना रखे हैं आपके लिए ऑलरेडी गायनी के, ठीक है, जिसको मैं कहूँगी एक तरीके से गैस पेपर मैंने आपके लिए बना रखा है गायनी का। तो इसलिए मैं थोड़ी बातें यहाँ करूँगा, बाकी मैं आपको सीधा गैस पेपर करवाऊंगा जिसके अंदर 60-70 क्वेश्चन आपके लिए जो भी बना रखे हैं मैंने वो सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। उसमें लगभग क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी लाडलो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीज़ें तुम छोड़ ही दो, इनके भरोसे हो जाओ, ये आपको देख के जाने हैं, ठीक है। बाकी तो आपको नोट्स जो रेगुलर पढ़ लो, और ये जरूरी नहीं है वीडियो आप दिन में देखो, आराम से सोते टाइम पे जब फ्री रहो आप उस टाइम देखो, लेकिन देखो पूरा, ठीक है। छोड़ के एक भी लाइन नहीं जानी आपको, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में मत कहना कि मामला गड़बड़ हो गया। चलो अगला क्या है, गाय एवं भैंसों में जनन अंगों का गुदा मार्ग द्वारा करने में को मुख्य अंग माना जाता है। भाई गुदा मार्ग अंग द्वारा अपन परीक्षण किस में करेंगे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ये लैंडमार्क पूछ रहा है, और लैंडमार्क क्या है, सर्विक्स है, ठीक है। अब देखो हिंदी में तो पता नहीं इसने क्या ही समझा रखा है, लेकिन इसलिए तो कहता हूं कि इंग्लिश जरूर पढ़ना, जिस भी क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन में रहो उसकी इंग्लिश जरूर पढ़ लेना आप, ठीक है। जैसे इसी के अंदर क्या पूछ रखा है इसने, देखो पहली लाइन दे रखी है ना लैंडमार्क, ये नीचे दे रखा है लैंडमार्क, और लैंडमार्क का मतलब क्या हो गया, सर्विक्स है। सर्विक्स को पकड़ के अपन पूरे अंगों को चेक करते हैं गाय भैंस के अंदर। नेक्स्ट है, गायों में ब्याने के कितने देर पश्चात जेर गिर जाती है, तो 6 से 12 घंटे पश्चात जेर गिर जाती है। और अगर आपको पूछ लें कि अगर 12 घंटे तक भी जेर नहीं गिरी तो फिर उसको अपन आरोपी का केस मान लेते हैं, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस मान लेते हैं फिर उसको अपन, समझ गए बात को। नेक्स्ट है कि ऊंटों में प्रजनन काल। अब देखो ऊंटों में प्रजनन काल के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, या आ सकता है कि ऊंटों में रटिंग पीरियड, रट पीरियड, तो आप कहोगे नवंबर से मार्च यानी सर्दियों के टाइम में। ऊंटनी भी सर्दियों के टाइम में हीट में आती है और रटिंग पीरियड भी सर्दियों का टाइम ही होता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है कि जब अपने शिश्न को पुनः प्रीप्यूशियल आवरण में नहीं ले जा पाता तो उसे क्या कहते हैं बेटा। देखो दो बात होती है, अगर प्रीप्यूस से पेनिस बाहर ही नहीं निकल रहा हो तो उसको कहते हैं बेटा फीमोसिस, कि प्रीप्यूस की साइज छोटी हो गई हो और पेनिस बाहर नहीं आ रहा, ग्लास पेनिस बाहर नहीं आ रहा प्रीप्यूस से, तब तो उसको बोलेंगे फीमोसिस। और अगर ग्लास पेनिस बाहर आ गया लेकिन वापस प्रीप्यूस में नहीं जा रहा, वापस उस त्वचा के आवरण में नहीं जा रहा, तो उसको बोलते हैं पैराफीमोसिस। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, फीमोसिस और पैराफीमोसिस। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पैराफीमोसिस। समझ गए बात को। चलो नेक्स्ट है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है बेटा। हाँ, गायों में बांझपन एवं प्रारंभिक गर्भपात किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब बताओ, आ गया ना कि बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी, और प्रारंभिक गर्भपात यानी अर्ली अबॉर्शन या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, ये दोनों ही। और फिर ऊपर से नाम और देश ने प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ दे दिया तो मतलब कौन सा है, ट्राइकोमोनियसिस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 2 से 4 माह के अंदर गर्भपात होता है। नेक्स्ट क्या है कि साइज ऑफ मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, जो ग्राफिन फॉलिकल पूरा विकसित हो जाता है तो गाय के अंदर 12 से 20 mm होती है इसकी साइज, ठीक है। सबसे बड़ा ग्राफिन फॉलिकल पूछ ले आपको तो किसमें 35 mm के आसपास साइज होती है, किसके अंदर, घोड़ी के अंदर। सबसे बड़ी ओवेरी पूछ ले तो भी तुम घोड़ी ही करोगे, ठीक है। सबसे बड़ी कार्पस ल्यूटियम पूछ ले तो भी तुम घोड़ी ही करोगे। समझ गए बात को, ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है, फिर तो समझने वाले तो तुम हो ही। और घोड़ियों में अंडाशय के दबे हुए और मुक्त भाग को ओव्यूलेशन फोसा कहते हैं, जहां से अंडोत्सर्ग होगा। और ओव्यूलेशन फोसा के कारण ही घोड़ी के अंदर अंडाशय का आकार कैसा होता है, किडनी शेप कह लो, बीन शेप कह लो, सेब के बीज के आकार का कह लो, ठीक है। अरे यही कर रहे हो ना, समझ तो बैठ रहा है क्या मैटर, या ऐसे चल रहा है। बोलो गुरुजी चलने दो, तुम तो, हम तो देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है तुमने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन कर लिए होंगे अभी तक, मेरा ऐसा मानना है। नहीं किए इसलिए तो कुछ लड़कों ने नहीं किए, तो उनका भी गलत तो नहीं होने देंगे। ऐसे तो नहीं होगा भाई उनका सिलेक्शन ना हो, तो उन्हीं के लिए बस करवा रहे हैं। चलो देखो ये अगला ही क्वेश्चन आ गया सेम ही। इसमें पूछा क्या है इसने कि घोड़ियों में किस अंडाशय किस आकार का होता है, तो बीन शेप कह लो, सेम शेप कह लो, किडनी का आकार कह लो। बेटा अंडाशय का आकार हर एक जानवर का पता होना चाहिए आपको। गाय भैंस भेड़ बकरी में कैसा होता है, बादाम के आकार का। ऊँटनी में होता है ओवल फ्लैट, ठीक है। मलबेरी शेप कह लो तुम, कि बिच में भी मलबेरी शेप कह सकते हो तुम, 100 के अंदर मलबेरी शेप कह सकते हो। अगर दोनों ऑप्शन में आ रहे हो तो पहला ऑप्शन चीज आपको 100 क्लिक करना है। मुर्गी के अंदर भी मलबेरी शेप कह सकते हो आप। अगला क्या है कि गायों में एक वर्ष में अनेक बार मद में आने से अलग भेड़ें मद में आती हैं। अब देखो हिंदी में तो कर दिया ना सत्यानाश इसने,
पता नहीं क्या ही बना दिया इसका, लेकिन इंग्लिश में देखो बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है इसने कि द ईस्ट्रस साइकिल इन सीप आर सीजनल पॉलीस्ट्रस, ठीक है, अनलाइक इन कैटल, मतलब कैटल के अंदर जैसा पॉलीस्ट्रस होता है उससे अलग क्या है भेड़ के अंदर, तो भेड़ के अंदर है तो पॉलीस्ट्रस, लेकिन भेड़ सिर्फ एक सीजन में ही आती है, और वो भी कब, सर्दियों में, इसलिए शॉर्ट डे ब्रीडर कहते हैं इनको, चाहे भेड़ कह लो, चाहे बकरी कह लो, चाहे ऊँटनी कह लो, चाहे भैंस कह लो। गाय पूरे पूरे साल हीट में आती है। अगला क्या है कि गायों में एक वेनेरियल प्रोटोजोल बीमारी कौन सी है, वेनेरियल यानी समागम से फैलती है, मेटिंग से फैलती है, और ऊपर से वो प्रोटोजोआ, और पूछिए अगर इसमें प्रोटोजोआ नहीं लिखा हुआ होता तब तो अपन कहते कि कैंपाइलोबैक्टीरियोसिस या विब्रियोसिस भी क्या है, समागम से फैलती है, वो भी एक वेनेरियल डिजीज है, लेकिन वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, इसलिए इसमें नहीं आएगा। इसमें पूछा प्रोटोजोल है, इसलिए इसमें क्या आ गया, ट्राइकोमोनियसिस आ गया। समझ गए, चलो समझ गए तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन 9 नंबर क्वेश्चन। बेटा थोड़ा सा पीछे से आवाज़ वगैरह की वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, कि लाडलों को जिधर को छल्लों को तकलीफ हो रही होगी, पर कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ हम भी झेल रहे हैं। गर्मी में तुम्हारे लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि थोड़ी ये आवाज़ डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं लाडलो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो मज़ा आ जाएगा मेरे को, तुम मिठाई तो खिलाने आओगे ना। हाँ बिल्कुल जी, मिठाई का भंडार लगा देंगे, भंडारों कर देंगे, तो एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, बस देखते हैं, देखें फिर, हम तो करते हैं मेहनत और लाडलों की देखेंगे फिर। प्रोस्टेट ब्लीडिंग किस में होती है, अगला प्रोस्टेट ब्लीडिंग किस में होती है, बिच में, क्यों, ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अगला पूछ ले कि भारतीय नस्ल की गायें यानी देसी गायों की बछड़ियां प्यूबर्टी में कब आती हैं, तो 18 से 24 माह के अंदर प्यूबर्टी में आ जाती हैं, 7 से 10 माह के अंदर भेड़ बकरियां आ जाती हैं, 6 से 8 माह में सूअरी आ जाती है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले भैंस तो 24 से 36 माह के अंदर आ जाती है, घोड़ी पूछ ले तो वही 18 से 24 माह के आसपास आ जाती है। गर्भकाल भैंस में तो ये अपन ने पहले ही बता दिया था आपको 310 दिन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और स्वान के अंदर, स्पेन के अंदर अपन ओवेरी और उसका यूट्रस दोनों बाहर निकाल देते हैं, इसलिए तो उसको क्या बोलते हैं, OVH भी बोलते हैं, ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी भी बोलते हैं इसमें। समझ गए, चलो ठीक है, समझ गए तो नेक्स्ट करते हैं अपन। हाँ, घोड़ी में ब्याने पर जेर गिरने का समय, तो घोड़ी ब्याने के लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर जेर गिर देती है, यानी 0.5 से 3 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे हैं, क्योंकि घोड़ी के अंदर गर्भाशय में संकुचन बहुत तीव्र होते हैं, बहुत धमाकेदार तरीके से होते हैं, इतने धमाकेदार तरीके से होते हैं कि 1 घंटे के अंदर तो जेर बाहर आ जाती है, तो 0.5 से 3 आवर कह सकते हैं या 1 घंटा कह सकते हैं। अगला है मध्य अवस्था की असामान्य रूप से लंबा होना, अगर ईस्ट्रस असामान्य रूप से लंबा हो जाए, जानवर हमेशा हीट में ही लगे, ऐसे लगे जानवर की तो हीट खत्म ही नहीं हो रही, तो उसको क्या कह देते हैं, निम्फोमेनिया कह देते हैं, ठीक है, मतलब जानवर हीट में है, जेर ही जेर दे रहा है, दूसरे जानवरों के ऊपर समलैंगिक व्यवहार कर रहा है। समलैंगिक व्यवहार किसका लक्षण है, गाय भैंस का, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, ठीक है। और फ्रेंच मिनी स्ट्रा, ये आपको मैंने पहले बता दिया था 0.25 ml, फ्रेंच मिनी का सभी का बता दिया था मैंने, फ्रेंच लार्ज का, ठीक है, फ्रेंच मिडी का। अगला बेटा, ये कुछ देखने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हो सकता है हो जाए थोड़ी बहुत, वैसे होनी नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, फिर भी देख लेंगे अपन, हो सकता है तो आपको PDF दे देंगे, कोई बात नहीं है। अगला क्या है, नामक हार्मोन की कमी से अंडोत्सर्ग में विलंब हो जाता है। इसमें देखो बेटा क्या दे रखा है, डिलेड ओव्यूलेशन, और डिलेड ओव्यूलेशन किसकी कमी से होता है, LH हार्मोन की कमी से। अरे LH हार्मोन नहीं निकलेगा तो ओव्यूलेशन होगा क्या, नहीं होगा, LH हार्मोन की कमी होगी तो ओव्यूलेशन में लेट हो जाएगा, थोड़ा डिले हो जाएगा, और डिले हो गया तो क्या हो जाएगा मामला, इसीलिए अपन क्या कहेंगे, LH हार्मोन की कमी हो गई। गर्भाशय में पस इकट्ठी हो गई, मवाद इकट्ठी हो गई तो क्या कह देंगे अपन उसको, पायोमेट्रा कह देंगे, और पस इकट्ठी हो गई तो पायोमेट्रा, जल इकट्ठा हो गया तो हाइड्रोमेट्रा, ठीक है, म्यूकस इकट्ठा हो गया तो म्यूकोमेट्रा। समझ के बात को। अगला क्या है कि भ्रूण का सूखना, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि भ्रूण का सड़ना तो होता है मेसिरेशन, और भ्रूण का सूखना वो होता है ममीफिकेशन। समझ गए बात को, चलो समझ गए तो अच्छी बात है फिर तो। अगला है, देखते हैं अगला क्या है, हाँ, अगला है किस प्रकार की सिस्ट में जानवर निम्फोमेनिक और एनियमिक ईस्ट्रस होता है। निम्फोमेनिक अभी तो बताया था, निम्फोमेनिक मतलब बार बार हीट में आना,
या 2-3 दिन ठीक रहा जानवर फिर हीट में आ गया, 2-3 दिन ठीक रहा फिर हीट में आ गया। ठीक है, तो ऐसे लक्षण आपको फोलिकुलर सिस्ट में दिखाई देंगे। ठीक है, और अगर जानवर हीट में नहीं आ रहा हो, एनिस्ट्रस अवस्था हो, ठीक है, या अपन कह दें कि स्टरलिटी एड्रिनल विरिलिज्म हो। एड्रिनल विरिलिज्म मतलब कि गाय बिल्कुल इतनी हट्टी कट्टी हो जाती है कि बिल्कुल जैसे दिखता है कि ये तो नर है, गाय थोड़ी इतनी हट्टी कट्टी हो जाती है कि नर जैसी दिखने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं अपने एड्रिनल विरिलिज्म। ये दोनों लक्षण किसके हैं? ल्यूटियल सिस्ट के हैं। स्टरलिटी हम्प पूछ ले, यानी पूंछ बिल्कुल ऊपर उठ जाती है, पूंछ का जो आखिरी वाला पार्ट होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है जहां से पूंछ जुड़ी हुई होती है, वो पार्ट थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो वो आपको मिलेगा फोलिकुलर सिस्ट में। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लेके आऊंगा फिर से आपके लिए मैं। अगला क्या है? वर्षण में सूजन ओरकाइटिस, ये तो अपन ने पहले ही करवा दिया था। नेक्स्ट क्या है? गायों में नामक रोग में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है। अब अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ किसके अंदर हो जाती है? आपको पहले बता दिया था मैंने, ट्राइकोमोनियसिस। 3-4 बार बता दिया आपको। अभी भी गलत करोगे तो बेटा अब तो एग्जाम आई गई, अब गलत करने की संभावना नहीं है, अब तो एक बार में चीज समझनी पड़ेगी। और अगला क्या है कि एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा बाहर, जेर बाहर कब निकलती है, तो अपन क्या कह देंगे? 3rd स्टेज में। अगर पूछ ले कि बच्चा बाहर कब निकलता है तो अपन कह देंगे 2nd स्टेज में। और अगर कहते हैं सर्विस का फैलाव या सर्विस का डायलेशन कौन सी अवस्था में होता है तो कह देंगे 1st स्टेज में। तीनों की तीनों स्टेज पता रखनी है, तीनों की तीनों स्टेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। अगला वही क्वेश्चन आ गया इसमें, फ्रेंच मिडी स्ट्रा पूछ लिया इस बार इसने। ठीक है, और फ्रेंच मिडी स्ट्रा तो आपको पता ही है, फ्रेंच मिडी स्ट्रा में कितना होता है? 0.5 ml, फ्रेंच मिनी में 0.25 ml, फ्रेंच लार्ज के अंदर 1.2 ml। और गाय भैंस में वीर्य एकत्रण की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? कृत्रिम योनि। गाय भैंस में कह लो, भेड़ बकरी में कह लो, घोड़े में कह लो, तीनों में कृत्रिम योनि है। ठीक है, सुअर में हैंड ग्लव्ड मेथड से ज़्यादा काम में लेते हैं। और सांड के अंदर वीर्य का आयतन 5 से 6 ml, ये मैंने पहले कह दिया था। वीर्य का आयतन हो, शुक्राणुओं की सांद्रता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जानवर का ध्यान रखना आपको, किसी भी जानवर का नहीं छोड़ना। इस बार गाय का पूछ लिया, इस बार सांड का पूछ लिया, इस बार ऊंट का पूछ लिया, किस मतलब चेंज करते रहते हैं, जानवर चेंज कर देंगे। वीर्य का आयतन तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अगला वही क्वेश्चन सेम आ गया, देखो कि गायों में वेनेरियल प्रोटोजोल डिजीज कौन सा है? और वेनेरियल प्रोटोजोल डिजीज कौन सा है गायों के अंदर? ट्राइकोमोनियसिस। बहुत बार बता चुके अपन, ट्राइकोमोनियसिस तो है। अरे प्रोटोजोल डिजीज ही एक ही है जो गर्भपात करवाता है, समझे बात को? कैम्पाइलोबैक्टीरियस और विब्रियोसिस जीवाणु से होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ से होने वाला नहीं है, समझ गए ना? हाँ, ऐसे मत कहना गुरुजी बाद में गलती होगी, अरे बाद में गलती के चांस नहीं है। और सांड में 5 से 6 ml, ये पहले ही बता दिया अपन ने। और फ्रेंच मिनी के अंदर 0.25 ml, ये भी पहले बता दिया। तो ये तो सारे तीनों के तीनों क्वेश्चन ही रिपीट हो गए बेटा। यूनिवर्सिटी में इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ भी रिपीट हों, या कम से कम ये क्वेश्चन भी नहीं हो तो इन टॉपिकों से क्वेश्चन दूसरा रिपीट हो। अगला क्या है कि गर्भावस्था के दौरान कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो तुम क्या कह दोगे? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो गर्भावस्था हार्मोन भी कहलाता है, या गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगला ग्लास पेनिस में सूजन, अभी तो बताया था आपको कि सारी सूजन इंपॉर्टेंट है, चाहे ग्लास पेनिस में आ जाए सूजन, चाहे प्रीप्यूस में आ जाए, चाहे वर्षण में आ जाए, लाडलो किसी में सूजन आ जाए। ठीक है, तो ग्लास पेनिस में कहलाता है बेलेनाइटिस, प्रीप्यूस में पोस्थाइटिस, दोनों में ही आ जाए तो बेलेनोपोस्थाइटिस, वर्षण में आ जाए तो ओरकाइटिस। लेटरल डेविएशन ऑफ हेड, अरे हेड ऐसे गर्दन टेढ़ी हो जाए, और गर्दन टेढ़ी हो जाए या ऐसे साइड में घूम जाए तो उसको बोलते हैं लेटरल डेविएशन, या भ्रूण के सिर का पार्श्व विस्थापन, जिसको बोलते हैं राई नेक। और ये राई नेक बेटा सबसे ज़्यादा किसके अंदर मिलेगी? सबसे ज़्यादा मिलती है ये घोड़े के अंदर, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, घोड़े के अंदर डिस्टोकिया का मुख्य कारण ही राई नेक है या लेटरल डेविएशन ऑफ हेड है। ठीक है, तो ये भी अब बड़ा ध्यान रखना है कि किस जानवर में कौन सा कारण है डिस्टोकिया का मुख्य। अगली क्लास में लेके आऊंगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। जो ये सारे क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं ना आपके लिए, तुम तो चिंता मत करो, बस तुम तो लगे रहो। ठीक है, जितनी चीजें तुम्हें देनी है एक्स्ट्रा वो हम दे देंगे आपको। ठीक है, बस तुम तो जुड़े रहो साथ, और साथ तभी जुड़े रह सकते हो जब तुम इसको सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, ताकि लाडलो पहुंच जाए ना तुरंत, जैसे अपन ने डाला वीडियो तुम्हारे तक पहुंच गया, तुमने टाइम पे कर लिया जैसा टाइम मिले तुम्हें। ठीक है, ऐसे नहीं वीडियो देखा निकल गए, फिर बाद में क्या होता है पता नहीं लगेगा, और मेरे को भी थोड़ा समझ नहीं आएगा। क्योंकि जब कहते हैं ना लाडलो कि हाँ पता लगेगा ना कि हाँ कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं, या अपन ऐसे काम का ही मेहनत कर रहे हैं,
तो इंटरेस्ट तुम लोगे तब तो अपन करेंगे मेहनत, और तुम अगर इंटरेस्ट नहीं लोगे या इंटरेस्ट नहीं लोगे तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि तुम्हें पहले से आता है तो फिर वीडियो डालने की जरूरत ही कहाँ है। अगला क्या है, गायों में भ्रूण का सूखना किस प्रकार का होता है, यानी मम्मीफिकेशन गायों में किस प्रकार का होता है। तो अगर गाय भैंस में पूछ ले तो हिमेटिनिक प्रकार का मम्मीफिकेशन होता है। और पॉलीटोकस एनिमल, पॉलीटोकस एनिमल का मतलब बात कर रहे हैं अपन सुअर की बात कर लें, जैसे सुअरी की बात कर लें, ठीक है, अपन बिच की बात कर लें तो सुअरी हो गई, बिच हो गई, ये पॉलीटोकस है, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे देने वाले हैं। तो इनमें पेपीरेसियस प्रकार का मम्मीफिकेशन होता है। ये दोनों मम्मीफिकेशन ध्यान रखने हैं, हिमेटिनिक प्रकार का भी और पेपीरेसियस प्रकार का भी, दोनों मम्मीफिकेशन ध्यान रखने हैं। जो हिमेटिनिक हो गया वो गाय भैंस के अंदर हो गया, और पेपीरेसियस हो गया वो किसके अंदर हो गया, वो पॉलीटोकस एनिमल कह दो या सुअरी और कुतिया के अंदर कह दो, एक ही बात है। अगला वही सेम क्वेश्चन आ गया कि डिलेड ओव्यूलेशन किसकी वजह से होता है, तो अपन ने पहले कर लिया एलएच की कमी से। भाई ओव्यूलेशन लेट क्यों होगा, एलएच की कमी हो जाएगी तो लेट होगा, और मवाद इकट्ठी हो जाए तो पायोमेट्रा। और प्यूबर्टी एज देसी गायों में कितनी होती है, 18 से 24 माह, ये भी अपन ने पहले कर लिया। बेटा देखो सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और पूरी संभावना रहती है कि बाद में यूनिवर्सिटी के अंदर भी वो क्वेश्चन रिपीट हो। चलो नेक्स्ट बात कर लेंगे अपन कि रिपीट ब्रीडिंग का मेन कारण क्या है। तो बेटा रिपीट ब्रीडिंग का सबसे मेन कारण होता है पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की कमी से आ रहा है, जब भी तो कहते हैं ना कि मिनरल मिक्सर खिलाओ जानवरों को सबसे पहले तो, क्योंकि सबसे ज्यादा कारण है रिपीट ब्रीडिंग, मतलब बार बार रिपीट होना। या अपन मोटा से मोटा कह दें कि अगर अच्छे तरीके से अपन एआई कर रहे हैं, बढ़िया सीमन से एआई कर रहे हैं, जन्नांग सामान्य है, फिर भी 3 या 3 से अधिक बार जानवर रिपीट हो चुका है तो उसको रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं। और टेस्ट ग्लास पेनिस सूजन को पढ़ने कह ही दिया, बेलेनाइटिस। और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन के पढ़ने कहाँ से निकलता है, कहाँ से स्राव होता है, कहाँ बनता है, ये तो बात कर चुके थे। नेक्स्ट बात इसका काम क्या है, तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, गर्भाशय में संकुचन करवाता है, मिल्क लेट डाउन करवाता है, और गेमेट का ट्रांसपोर्ट करवाता है। देखो ये एक चीज अलग से है, ये 2 चीजें पहले बता दी तुम्हें, लेकिन ये थर्ड चीज आपको ध्यान रखना है, गेमेट का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यानी ये शुक्राणु के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इसीलिए गेमेट ट्रांसपोर्ट भी आ जाएगा इसमें। समझ गए बात को, चलो समझ गए तो अगला है, मामला क्या है देखते हैं। चलो अगला है, हाँ वही आ गया सेम ही क्वेश्चन कि तरल नाइट्रोजन का तापमान कितना होता है, तो -196 डिग्री होता है। फ्रेंच मिनीस्ट्रा, अब ये बार बार रिपीट नहीं करवाऊंगा, टाइम बेटा इतना नहीं है, आपको पता है, बोलो आप तो खुद ही करे, बोलो गुरुजी फास्ट चलो, नहीं करेगा, कई तो कह रहे हैं, ठीक है। तो मिनीस्ट्रा का पता है 0.25 ml। हाँ गाय भैंस में किस प्रकार का प्लेसेंटा होता है, तो गाय भैंस में कोटिलिडनरी प्रकार का होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी चारों में कोटिलिडनरी प्रकार का होता है, इसका मतलब बाकी प्लेसेंटा भी ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। या सिंडेस्मोकोरियल कह दे तो सिंडेस्मोकोरियल भी गाय भैंस में होता है। डिफ्यूज कह दे तो किसमें होता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम कि घोड़ी, सुअरी और ऊंटनी। या वैसे एपिथीलियोकोरियल प्रकार का होता है, ठीक है। अगर तुम्हें पूछ ले कुतिया के अंदर तो तुम कह दोगे कौन सा होता है, जोनरी, और वैसे होता है एंडोथीलियोकोरियल। और अगर आपको पूछ ले मनुष्य के अंदर, बंदर के अंदर, तो आप कह दोगे डिस्कोइडल, और वैसे कौन सा होता है, हीमोकोरियल। तो ये प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जानवर में कौन से प्रकार का प्लेसेंटा होता है, इसको तो भूलने की कतई गलती मत कर देना, नहीं तो फिर बाद में हाँ चीखने चिल्लाने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्फोमेनिया कंडीशन किसकी वजह से होता है, अभी बता दिया था आपको पहले कि फोलिकुलर सिस्ट के अंदर जानवर हमेशा हीट में रहता है, बार बार हीट में रहता है, अनियमित रूप से हीट में रहता है, तो उसको निम्फोमेनिया कहते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर, और वो देखते हैं भी क्या है 19 नंबर। हाँ बच्चे पैदा करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो बच्चे पैदा करने की क्षमता कहलाती है फर्टिलिटी। इसमें थोड़ा लिखा नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसमें तुम लिख लेना थोड़ा कि फर्टिलिटी होती है, सही से नहीं लिखा जा रहा है, इसमें फर्टिलिटी होती है इसके अंदर, समझ गए बात को। अगला क्या है कि भ्रूण की गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई, मतलब इसमें लिख भी रखा है ब्रैकेट में राई नेक, और मैंने आपको पहले बता दिया था राई नेक सबसे ज्यादा किसमें मिलती है, घोड़े के अंदर। क्यों, क्योंकि राई नेक कह लो या लेटरल डेविएशन ऑफ हेड कह लो, घोड़े के अंदर डिस्टोकिया का मुख्य कारण है, प्रमुख कारण यही है, ठीक है। और नेक्स्ट पूछ लिया कि सबसे प्रति मिली शुक्राणु सांद्रता सबसे अधिक, अरे 1 ml के अंदर सबसे ज्यादा शुक्राणु किसके
वीर्य में होते हैं, तो रैम के अंदर होते हैं 3000 मिलियन। ठीक है, क्यों? गाय भैंस के अंदर या अपन कहते हैं सांड के अंदर भी कमी होते हैं, 1200 मिलियन के आसपास होते हैं। सबसे ज़्यादा तो होते हैं रैम के अंदर ही होते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, सबसे कम किस में होते हैं? घोड़ी में कितने होते हैं, घोड़े में कितने होते हैं? ठीक है, सूअर में कितने होते हैं? आयतन भी ध्यान रखना है और कंसंट्रेशन भी ध्यान रखनी है सभी जानवरों की, किसी की भी छोड़नी नहीं है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि डोका या डोकी। अरे डोका किस में देखने को मिलता है? भैंस के अंदर तो देखने को मिलता है। डोका क्या है कि ऐसे तक कुछ देर तक डोक कहते हैं ना गाँव में, डोकलिया कर रही है भैंस। डोकलिया कर रही है मतलब कि बार बार में पवसने जैसे लक्षण दिखा देती है, बार बार में थनों में दूध बढ़ जाता है, तो भैंस का लक्षण है ये तो हीट का। ठीक है, गर्भाशय में पस बढ़ना तो पायोमेट्रा। और अगला क्या है कि पोलीटोकस एनिमल के अंदर। अब पोलीटोकस एनिमल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे सूअर जिनमें बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं अपने कुतिया, इनमें बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो इनमें किस प्रकार का ममिफिकेशन होता है? इनमें पेपिरेसियस प्रकार का ममिफिकेशन होता है। समझ गए बात को? और हिमेटिनिक गाय भैंस के अंदर होता है। पेपिरेसियस प्रकार का ममिफिकेशन किसमें हो गया? पोलीटोकस एनिमल, या आपको हो सकता है कि ऑप्शन में सूअर और बिच मिल जाए। अब तुम कहोगे गुरुजी सूअर के भी बच्चे करवा दोगे क्या आप? अरे जिगर के छल्लो, मतलब समझो, मेरी भावनाओं को समझो। कई लाडले मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। चलो अगला क्या है, वो ये आ गया निम्फोमेनिया और अनियमित हीट। तो निम्फोमेनिया और अनियमित हीट तो किसमें मिलती है? फोलिकुलर सिस्ट में। अगला LN2 में तापमान -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला आ गया अर्ली एम्ब्रियन डेथ, बेटा बहुत बार बता दिया, ट्राइकोमोनियसिस। हाँ, एक्सपल्सन ऑफ फीटस सेकंड स्टेज में। मैंने कहा था ना तीनों स्टेज ध्यान रखनी है कि सर्विक्स का फैलाव, सर्विक्स डायलेशन पहली स्टेज में, फीटस का एक्सपल्सन सेकंड स्टेज में, और जेर गिरना थर्ड स्टेज में। तो तीनों के तीनों ही ध्यान रखने हैं आपको। चलो अगला है फ्रेंच मिनिस्ट्रा में, तो बेटा बहुत बार बता चुके अपन, 0.25 ml है। अगला क्या है? फोलिकल का विकास। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफिन फोलिकल का विकास के लिए जिम्मेदार फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम में लिखा हुआ है। फोलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन ही FSH है। अंडोत्सर्ग करवाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है LH। LH और FSH दोनों का श्रावण होता है अग्रपीयूष ग्रंथि से। किसके प्रभाव में? GnRH के प्रभाव में। GnRH इन दोनों हार्मोन को स्रावित करवाता है, और दोनों ही पेप्टाइड प्रकार के या प्रोटीन प्रकार के हार्मोन है। और ग्लास पेनिस की सूजन आना क्या कहलाता है? बेलेनाइटिस। ये भी अपन ने पहले ही कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं घोड़ी में। तो अभी आपको बता दिया था मैंने सभी जानवरों में, किस जानवर में किस प्रकार का प्लेसेंटा होता है। तो घोड़ी में डिफ्यूज प्रकार का होता है, या अपन कहते हैं एपिथीलियो कोरियल प्रकार का होता है प्लेसेंटा। सभी जानवरों का इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, बाद में मत कहना मेरे को। एनिस्टोसाइन ल्यूटियल सिस्ट में मिलता है। मैंने कहा था ना आपको कि अगर ल्यूटियल सिस्ट है तो जानवर हीट में नहीं आएगा, और फोलिकुलर सिस्ट है तो जानवर हमेशा हीट में रहेगा। ठीक है, दोनों में अलग अलग मामला है। और ल्यूटियल सिस्ट के उपचार के लिए अपन PGF तुल्फा देते हैं। अरे कार्पस ल्यूटियल सिस्ट मतलब कि कार्पस ल्यूटियम नष्ट ही नहीं हो रही, कार्पस ल्यूटियम बनी हुई है, और कार्पस ल्यूटियम बनी हुई है तो अपन PGF तुल्फा दे देंगे। मलबेरी शेप शो के अंदर। ठीक है, मलबेरी मतलब सहतूत, सहतूत शो के अंदर होता है। ठीक है, अगर पूछ ले गर्भाशय में पस बनना, पायोमेट्रा अपने को पता है। और ओव्यूलेशन गाय में कब होता है? तो अगर आपको पूछ ले कि अंडोत्सर्ग कब होता है, जानवर नहीं दे रखा, तो आपको ईस्ट्रस करना है। लेकिन आपको पूछे कि गाय भैंस में कब होता है, तो आपको मेटिस्ट्रस करना है, जो कि आपको, मेरे को उम्मीद है कि पहले से ही पता है। नेक्स्ट कौन सा है? गर्भित गर्भाशय का अपने एक्स पर घूम जाना, यूट्राइन टॉर्सन। और यूट्राइन टॉर्सन किसके अंदर मुख्य लक्षण है? किसका? डिस्टोकिया का। हाँ, भैंस के अंदर राइट साइड का यूट्राइन टॉर्सन सबसे ज्यादा होता है। अगला क्या है कि वीर्य में सांद्रता का सूर्य। देखो बेटा क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन 0 हो गई, यानी शुक्राणु नहीं मिल रहे। वीर्य तो है लेकिन शुक्राणु नहीं मिल रहे, तो फिर बोलते हैं ए जू स्पर्मिया। जहां ये वर्ड जू वर्ड आ गया ना, जहां भी, इसका मतलब है कि शुक्राणु की बात आ रही है। ठीक है, और अगर सिंपल ए स्पर्मिया होता, जैसे ये तो क्या है ए जू स्पर्मिया, अगर सिंपल ए स्पर्मिया होता तो मतलब वीर्य का आयतन 0 हो गया है। तो ये टर्म भी आपको ध्यान रखनी है कि एजूस्पर्मिया, एस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, पॉलीस्पर्मिया। समझ गए? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लास पेनिस ये अपन ने पहले कर लिया। बेलेनाइटिस, जेर गिरना पहले ही कर चुके हैं, जेर थर्ड अवस्था में गिरती है। और अंडोत्सर्ग के लिए LH हार्मोन जिम्मेदार होता है, फोलिकल की वृद्धि के लिए FSH हार्मोन जिम्मेदार होता है। ये अपन ने पहले ही कर लिए थे सारे क्वेश्चन।
तो अब इसमें ज़्यादा टाइम खराब करने का मतलब है नहीं लाडलो। अगला वही क्वेश्चन आ गया कि गर्भावस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, और गर्भावस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रूमिनेंट्स या रुमंथी जानवरों में किस प्रकार का प्लेसेंटा होता है, तो कोटिलेडनरी कह लो या सिन एपिथेलियोकोरियल कह लो, सिन डेस्मोकोरियल कह लो। और गाय में मध्यचक्र की सबसे लंबी अवस्था, तो गाय में मध्यचक्र की सबसे लंबी अवस्था और सबसे देखो सबसे लंबी अवस्था तो है डाइस्ट्रस, 15-16 दिन के आसपास हो जाती है। और सबसे छोटी अवस्था है ईस्ट्रस, 12 से 24 घंटे गाय के अंदर। तो गाय के अंदर सबसे बड़ी अवस्था और सबसे छोटी अवस्था, बेटा सभी जानवरों की अवस्थाएं ध्यान रखनी है कि किस जानवर में ईस्ट्रस अवस्था या ईस्ट्रस का टाइम कितना कितना होता है, मध्यकाल कितना होता है और मध्यचक्र कितना होता है, दोनों ध्यान रखने हैं। ईस्ट्रस साइकिल कितने दिन का होता है और ईस्ट्रस कितने टाइम का होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है मामला। अगला है इसके अंदर जानवरों में गर्भ परीक्षण का सबसे सरल, सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका। भाई गर्भ परीक्षण का सबसे आसान तरीका तो अब मैं कह रहा हूं गायनी में सबसे तगड़ा चीज इंस्ट्रूमेंट क्या है, अपना हाथ, इससे बड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है गायनी के अंदर। तो रेक्टल पाल्पेशन सबसे सस्ता, सबसे आसान, सबसे जल्दी पता लगाने का तरीका है प्रेगनेंसी को। ठीक है, और सांड में शुक्र जनन के लिए वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, समझ गए। ये अपन मोटा मोटा से कहते हैं 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी ऑप्शन में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि घरेलू जानवरों में न्यूनतम वीर्य का आयतन रैम में है, रैम में 1 ही ml है। सबसे कम आयतन रैम में है, सबसे अधिक सांद्रता रैम में है। मैंने आपको पहले कह दिया था, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि सांद्रता और आयतन का, जो आप करिए आओगे, इतनी बार बता दिया फिर भी नहीं करके आओगे तो फिर तो लाडलो मैं कुछ नहीं कह सकता तुम्हें। मैं कह सकता हूं कि तुम्हें कर ही लोगे, क्योंकि मैं सोच नहीं सकता कि तुम ऐसा नहीं करोगे। अगला क्या है, मादा पशु के हीट में नहीं आने की स्थिति। अरे मादा हीट में नहीं आएगी तो एनिस्ट्रस हो गया, मतलब हीट में नहीं, मतलब ईस्ट्रस में नहीं आ रही तो एनिस्ट्रस। हाँ, रिंग वुम्ब कंडीशन, मैं बेटा पहले ही कह रहा हूं आपको कि अगर आपको पूछ ले कि भैंस के अंदर डिस्टोगिया का मुख्य कारण, तो तुम क्या कह दोगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम कह दोगे सर यूट्राइन टोर्सन। अगर आपको पूछ ले गाय में तो तुम कहोगे फीटोमेटर्नल डिस्प्रपोर्शन, यानी फीटस की और मां की आकार में विभिन्नता। अगर तुम्हें पूछ ले घोड़ी के अंदर तो गर्दन का टेढ़ा होना, लेटरल डेविएशन ऑफ हेड या राई नेक। अगर तुम्हें पूछ ले सो के अंदर यानी सुअरी के अंदर और कुतिया के अंदर, तो तुम कह दोगे प्राइमरी यूट्राइन इनर्शिया, यानी गर्भाशय में संकुचन स्टार्ट नहीं होते। और अगर आपको पूछ ले शीप के अंदर तो तुम कह दोगे रिंग वूम। रिंग वूम मतलब क्या होता है कि सर्विक्स पूरी तरीके से खुली नहीं, इनकम्प्लीट सर्वाइकल डायलेशन। ब्रुसेलोसिस कब करवाता है बेटा, सभी रोगों का ध्यान रखना है। ट्राइकोमोनियसिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, विब्रियोसिस और कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, लिस्टीरियोसिस ये थर्ड ट्राइमेस्टर में सारे। और प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं, 4 शुक्राणु बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक से, सेकेंडरी से सारे बताए हुए हैं। ये क्वेश्चन लेके आऊंगा इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि आप मैं कह रहा हूँ ना कि जितने भी टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट, और जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, गैस पेपर बनाया है, तो मैं वो लेके आऊँगा तब अगली क्लास में। लेकिन वो लेके कब आएंगे, वो लेके तभी आएंगे जब आप लोगों का इंटरेस्ट होगा, या आपको लगेगा मेरे को कि आपको करवाना चाहिए। और वो पता कब लगेगा कि हाँ आप सब्सक्राइब कर दोगे, तो लगेगा कि भाई हाँ 100, 200, 500 लोग हैं इंटरेस्टेड जो करना चाहते हैं, तब तो इतनी मेहनत करने से मतलब है। वरना तो लगेगा कि हाँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से है पहले से ही, तो करवाने का मतलब है ही नहीं। ठीक है, अगला है कुतिया में डिस्टोगिया का मुख्य कारण, ये देख लो अगला ही आ गया ना, प्राइमरी यूट्राइन इनर्शिया, अभी बताया था आपको मैंने। और निम्फोमेनिया, तो निम्फोमेनिया अपन ने पहले ही कह दिया, फोलिकुलर सिस्ट में इतनी बार आ गया क्वेश्चन। फ्रेंच मिनिस्ट्रा 0.25 ml, तो ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, पहले भी रिपीट हो चुके हैं। अगला है वीर्य का संरक्षण LN2 में, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला बच्चे में प्रसव का बाहर आना, ये भी अपन ने पहले बात कर ली सेकेंड अवस्था के अंदर। ट्राइकोमोनियसिस कारण फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ये भी बात कर ली अपन ने। और भैंस के वीर्य का वही 37 डिग्री या 38 डिग्री कह देते हैं अपन मोटा मोटा सा, 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। नेक्स्ट है थाविंग, पूछ रहा था वो कि थाविंग टेम्परेचर कितना है भैंस के अंदर, तो 37 से 38 डिग्री कर देंगे वो अपना वही 30 सेकंड के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थाविंग टेम्परेचर। अगला कुतिया में मध्यकाल 9 दिन का होता है। अरे ईस्ट्रस भी 9 दिन का होता है, प्रोइस्ट्रस भी 9 दिन का होता है। ठीक है, मेटिस्ट्रस होता नहीं है,
और डाइस्टस तो फिर 4 से 6 महीने तक का हो सकता है, अगर गैबन हो गई तो 2 महीने, नहीं हुई तो 4 महीने के आसपास हो गया। पोलिकल की वृद्धि के लिए एफएसएच, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। और गाय में किस प्रकार का ममिफिकेशन होता है, हिमेटिनिक प्रकार का होता है, ये भी आ चुका है। पोलिटोकस एनिमल में क्या होता है, वो भी आ चुका है कि पेपिरेसिस प्रकार का ममिफिकेशन होता है। कोई नई बात नहीं है इनमें, सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं ये। ठीक है, अगला है वही है कि वीर्यगोपण कितने तापमान पे, तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कोई बात नहीं है नहीं इसके अंदर। और ब्रुसेला के अंदर कब अबॉर्शन हो जाता है, तो 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर ब्रुसेला के अंदर अबॉर्शन हो जाता है, कोई बात नहीं है, मतलब 6 से 9 माह में कह लो या 3rd ट्राइमेस्टर में, बस यही क्वेश्चन है इसके अंदर दो, जो पहले ही करवा दिया अपन ने। तो इसमें नहीं भी दिख रहा ना तुम्हें साफ, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, तुम सुन लो मेरे को, ये सारी चीजें मेरा मानना है तुम्हें आती है पहले से, ठीक है। और अगर तुम कहोगे तो कमेंट करके बता देना मेरे को, मैं तुम्हें पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। अगला, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लास पेनिस, बेलेनाइटिस, ठीक है। और गर्भाशय के दौरान पित्तपिंड, अरे यानी ये लाडलो पूछ रहा है कि कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है कार्पस ल्यूटियम से। और अगर ये पूछ ले कि अंडोत्सर्ग कब होता है, तो बेटा ईस्ट्रस खत्म होने के 10 से 12 घंटे बाद में अंडोत्सर्ग होता है गाय में। ये गाय में अंडोत्सर्ग पूछ रहा है, तो गाय में अंडोत्सर्ग कौन सी अवस्था में होता है, मेटिस्ट्रस अवस्था में। और मेटिस्ट्रस अवस्था में मतलब, या तो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा इसमें कि ऑप्शन में आपको ये मिलेगा कि अंडोत्सर्ग खत्म होने के मतलब मेटिस्ट्रस शुरू हो गई, तो अंडोत्सर्ग खत्म होने के 10 से 12 घंटे बाद, या मेटिस्ट्रस शुरू होने के 10 से 12 घंटे बाद, कोई सा भी आ जाए, दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट है तो ये अपन ने कर ही लिया 10 से 12 घंटे बाद वाला। तो हाँ, अगला क्या है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर, थाविंग के लिए टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं 30 सेकंड के लिए, ये तो पता ही है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। बच्चे का बाहर आना सेकंड अवस्था के अंदर। और जीएनआरएच की फुल फॉर्म क्या है बेटा, जीएनआरएच की फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी किसको रिलीज करवाएगा, ये गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाएगा। और गोनेडोट्रोपिन कौन कौन से हैं, एफएसएच और एलएच, ये दोनों ही क्या है, गोनेडोट्रोपिन है, समझ गए बात को। नेक्स्ट क्या है, ग्राफिन फोलिकल के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, एफएसएच। और गाय में जेर कब गिर जाती है, तो 6 से 12 घंटे के अंदर अंदर गिर जाती है, अगर 12 घंटे में भी नहीं गिरे तो आरोपी कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो लाडलो मैं आपके लिए कर रहा हूं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है पर कोई दिक्कत नहीं है, पसीना ठ्यावस नहीं ले रहा, लेकिन फिर आपको थोड़ा आवाज़ समझ में नहीं आएगी, पहले ही आवाज़ में दिक्कत आ रही होगी आपको थोड़ी बहुत, पर कोई दिक्कत नहीं, इतनी तो सहन करनी पड़ेगी लाडलो, सिलेक्शन करवाना है तो। मेरे को सिलेक्शन नहीं करवाना, मुझे सिलेक्शन करवाना है आपका, तो ही मैं इतनी सहन कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। अगला क्या है कि गाय में ओव्यूलेशन कब होता है, ये क्वेश्चन है सेम ही, तो अपन को पता है 10 से 12 घंटे बाद ओव्यूलेशन हो जाता है गाय के अंदर, ठीक है। फिर अगला है कि बुल में वीर्य कितना निकलता है एक बार में, तो 5 से 6 ml, ठीक है। अरे नहीं दिख रहा है तो घबराने की बात नहीं है, ऐसे नहीं सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ढंग से नहीं दिख रहा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पढ़ रहा हूँ ना, और कह भी दिया मैंने आपको कि पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा मैं आप, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है आपको। वीर्य के परिरक्षण का उपयोग, या वीर्य को कितने पे, वही -196 डिग्री पे, ये इतनी बार आ चुका है ये तो पहले ही, तो क्या बात करें इसकी बार बार में, वही बात। अगला क्या है कि कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है, देखो वो फिर मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बेटा, इससे एक बात साबित होती है, क्या होती है कि ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन या इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। बिल्कुल जी, इतना टाइम कड़े है हमारे कन, हम बैठे हैं ना, अरे तुम क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है, हम करवाएंगे आपको, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, और वही आएगा फिर कि ग्लास पेनिस सूजन, तो इसमें बेलेनाइटिस आ जाएगा अगले के अंदर, ग्लास पेनिस सूजन को बेलेनाइटिस कहते हैं। और लेटरल डेविएशन ऑफ हेड, तो इसको राइन नेक कहते हैं। अरे हेड ऐसे गर्दन टेढ़ी हो जाए, बताया तो था किसमें, हाँ अब तो याद हो गया तुम्हें, घोड़े के अंदर, इसलिए तो कह रहा हूँ ध्यान से सुन भी ध्यान से लोगे तो भी मामला बैठ जाएगा लाडलो। अब अगला आ गया फिर वही कि गायों के अंदर ममिफिकेशन किस प्रकार का होता है, तो गायों के अंदर ममिफिकेशन किस प्रकार का होता है, हिमेटिनिक प्रकार का होता है, अभी आ गया हिमेटिनिक प्रकार का। अगला क्या है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, सेम ही क्वेश्चन, ट्राइकोमोनियसिस। अगला क्या है कि किसी कमी से डिलेड ओव्यूलेशन होता है, अरे लेट ओव्यूलेशन क्यों होगा, एलएच की कमी से होगा, एलएच अगर पूरा हुआ तो टाइम पे हो जाता।
और गर्भाशय में अगर पस इकट्ठी हो जाए तो पायोमेट्रा कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। इसमें बेटा थोड़ा और भी कम दिख रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। ये पहला क्वेश्चन तो इसमें सही से नहीं दिख रहा, ठीक है, देखता हूँ मैं एक बार, देखें कौन सा ही पेपर है, एक सेकंड दे दो मेरे को आप। हाँ, इसके अंदर ये आपसे पूछ रहा है कि ओव्यूलेशन कराने वाला हार्मोन, ये अगला क्वेश्चन देखो। इसमें एक क्वेश्चन तो है, हाँ एक क्वेश्चन इसमें है कि ग्राफिन फॉलिकल और कार्पस ल्यूटियम, ये दो ओवेरी के अंदर क्रियाशील संरचनाएं होती हैं। तो ग्राफिन फॉलिकल क्रियाशील संरचना होता है, एक कार्पस ल्यूटियम क्रियाशील संरचना होती है। और अगर हिप बोन का पूछ ले, पेल्विक का फर्श का निर्माण कौन करता है, तो पेल्विक के फर्श का कौन कौन करता है, ये तो आपको मैंने एनाटॉमी पढ़ाया था। प्यूबिस और इसियम ये फर्श का निर्माण करती हैं, दीवार का निर्माण करता है इलियम। नेक्स्ट है इसके अंदर कि हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन ओवेरी से। तो इसके अंदर शायद यही है कि इसमें अगला है पीपीटी, उसमें दे रखा है ये क्वेश्चन। बेटा सुन लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं अगर दिख नहीं रहा है तो, इतना घबराने वाली बात नहीं है, इतना पैनिक होने वाली बात नहीं है, मैं समझा देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि हाँ, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुनोगे नहीं, ठीक है, नहीं दिख रहे, ये बहाने मार के भाग जाओगे ना, तो वहाँ एग्जाम में बहाने मारने के लिए कुछ बचेगा नहीं कि ये नहीं आ रहा, भूल गए हम, तो देख लो सही हो जाएगा क्या। तो बेटा इसमें अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टीरॉयड हार्मोन ओवेरी से कौन कौन से निकलते हैं, अंडाशय से कौन कौन से स्टीरॉयड हार्मोन निकलते हैं, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपको पूछ ले कि वर्षण से कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन निकलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्या क्वेश्चन पूछ रखा है इसने कि केवल एक घरेलू जानवर के शिश्न में हड्डी पाई जाती है, तो कौन से में, कुत्ते में हड्डी पाई जाती है, कुत्ते के शिश्न में हड्डी पाई जाती है, नाम क्या है, ओस पेनिस, ठीक है। तो अगला भी इजी क्वेश्चन है। अगला पूछ रहा है कि ये फ्रीमाइटस के बारे में बात कर रहा है इसे अगली, कि फ्रीमाइटस बेटा क्या है, फ्रीमाइटस मिडिल यूट्राइन आर्टरी है। कौन सी आर्टरी है, मिडिल यूट्राइन आर्टरी, जो क्या करती है, गर्भाशय को ब्लड सप्लाई करती है, जो बच्चा होता है उसको ब्लड सप्लाई करती है, और सही से जब ब्लड सप्लाई होगी तभी तो क्या होगा, बच्चे को ग्रोथ होगी। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, इस फ्रीमाइटस का या मिडिल यूट्राइन आर्टरी का भी आकार बढ़ता जाता है, और ये 80 से 120 दिन पर अच्छे से फील हो जाती है। तो ये टाइम भी ध्यान रखना है, 80 से 120 दिन पे फ्रीमाइटस अच्छे से फील होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपनी जो आखिरी है पीपीटी, आखिरी स्लाइड है, उसकी बात कर लेते हैं। ये देख लो, फिर आपसे 2-3 बात और कर लेता हूं मैं, उसके बाद अपन अपनी क्लास को खत्म करते हैं। इंपॉर्टेंट बातें 2 एक और बतानी है मेरे को आपको। तो अगला क्या है कि बच्चे को या मृत बच्चे को या सबक्यूटेनियस भ्रूण को, मतलब इसमें सिंपल सा ये है कि लाड लो, तुम बच्चे को काट पीट के बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, बच्चे को छोटा करके बाहर निकाल रहे हो, तो उसके लिए एक तो मृत होना चाहिए बच्चा, पहली बात तो, और उसके लिए जो औजार आएगा काम में वो आएगा फीटोटोम, और इस प्रक्रिया को कहते हैं फीटोटोमी, ठीक है, जिसके अंदर मृत बच्चे को काट कर बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। गाय भैंस में ईस्ट्रस की ड्यूरेशन कितनी होती है, तो अपन कह देते हैं 12 से 24 घंटे, 18 से 24 घंटे कह दो या 12 से 24 घंटे, ठीक है। और अगला पूछ रखा कि केटल के अंदर कितने टाइम होता है, तो केटल के अंदर 9 माह 9 दिन कह लो गर्भकाल, या 280 दिन कह लो, या 284 दिन कह लो, जो भी सबसे नजदीक आए वो इसके अंदर कह दोगे। तो इसी के साथ लाडलो अपना ये गायनेकोलॉजी का पेपर पूरा होता है, समझ गए बात को। नेक्स्ट अब लाडलो मैं आपको एक छोटी सी बात इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको नेक्स्ट जो मैं पेपर करवाऊंगा वो आप या तो बता दो मेरे को, ठीक है। पेपर क्या करवाऊंगा मैं आपको, एक गैस पेपर भी करवाऊंगा साथ साथ। एक पहले तो अपन करवाएंगे यूनिवर्सिटी पेपर, और उसके नेक्स्ट दिन अब आपको करवाएंगे गैस पेपर, ठीक है। गैस पेपर मतलब कि आपको 50 से 60 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे हम जो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, या उसके आसपास के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा गैस पेपर बनाएंगे, हो सकता है कि 5 से 6 क्वेश्चन तक इसमें आ भी जाएं आपके, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोशिश ऐसी करेंगे हम ज़्यादा भी आ जाएं, ठीक है। तो अपने बाकी सर भी आपकी इसमें हेल्प करेंगे, ठीक है, और मैं आपके पास ये लेके आता रहूँगा। लेकिन लाडलो ये तभी होगा जब आप इंटरेस्ट दिखाओगे, या लगेगा कि आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की। और इसका पता कब लगेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लगेगा 500-700 कर रहे हैं लोग, 500-700 लोग इंटरेस्टेड हैं, 500-700 सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं, ठीक है। अगर कल तक होते हैं अपने अच्छे 400-500 लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, 400-500 लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो देखेंगे अपन, तो तब तो अपन आपको गायनेकोलॉजी का कल ही आपको एक 50-60 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। पूरा पेपर देखना है, लाइन टू लाइन देखनी है, लास्ट तक देखना है, चाहे तुम फटाफट देख लेना, मैं नहीं कहता तुम स्लो देखो,
ठीक है, 1.5x पे करके या 1.25x पे करके फटाफट फटाफट देख लो, लेकिन पूरा पेपर देखना है, छोड़ना नहीं है एक लाइन भी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि बाद में बेटा बचेगा कुछ नहीं। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसी प्रकार की तुम्हारे लिए वीडियो जारी कर देंगे। वो इसीलिए क्योंकि अब सबसे तो बात हो नहीं पाती। ठीक है, तो कॉमन प्रॉब्लम जो भी तुम्हारी होगी उसको सोल्व कर देंगे, तुम्हारे साथ हमेशा टच में है। कोई भी दिक्कत है तो तुम बिल्कुल फ्री हो, कभी भी फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, कभी भी बात कर सकते हो, किसी भी मन में कोई वहम चल रहा है, मन में डर लग रहा है, शिकायत चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम तक तुम्हारे साथ हैं हम, किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। लाडलो अपन धमाका मचाएंगे, तहलका मचाएंगे, रैंक फोड़ेंगे और डंके की चोट पे फोड़ेंगे। कोई अपने को रोक नहीं सकता इस बात से। ठीक है, किसी में इतनी दम नहीं है कि अपने को रोक दे, क्योंकि अपन ने मेहनत इतनी करी और मेहनत अपनी इतनी कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है तुम्हें लगे हम भूल गए या याद नहीं हो रहा, या पहले तो सब आता था अब सारा ही भूल गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम पेपर करोगे तो सब कुछ याद आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, हनुमान जी की तरह तुम्हें शक्तियां सारी याद आ जाएंगी, चिंता मत करो तुम। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन में। तो वो तुम मुझे कल तो अपन गायनेकोलॉजी का लेके आएंगे, लेकिन वो तब जब तुम इंटरेस्ट दिखाओगे, और बाकी जब जो भी तुम कहोगे पहले इस सब्जेक्ट का लेके आना है उसी का ले आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। राम राम, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है भाई लाडलो।